नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी बाहर और भीतर। रसिक बिहारी रईस का लड़का है, इस कारण वह खर्च करना जानता है। उतना क्या, उसका चौथाई भी उसने नहीं सीखा और फल यह हुआ कि पुश्तैनी अमीरी कर उसे किसी आश्रय के ढूंढने की जरूरत जान पड़ी। सुंदर सुकुमार नौजवान, गाने बजाने में सिद्धहस्त, कामकाज में बिल्कुल भोला, संसार के लिए बिल्कुल अनावश्यक रसिक बिहारी पहले जिस ठाट बाट से निकलता था, उस ठाट से निकलना तो दूर रहा, इस समय भोजनों के भी लाले दिख पड़ते थे, क्योंकि रसिक बिहारी ने पैसा पैदा करने वाली कोई विद्या सीखी ही नहीं। अंत को उसे अपना घर छोड़कर परदेश की हवा खानी पड़ी। इस बीच में रसिक बिहारी के सौभाग्य से राजा रामेश्वर सिंह का इलाका कोर्ट ऑफ बोर्ड से उनको मिल गया। उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए एक नाटक मंडली बनाने का इरादा किया। घूमते फिरते रसिक बिहारी की वहां तक पहुंच हो गई। रसिक बिहारी देखने में सुंदर था, वह गीत बना लेता था और उसका गाना बहुत ही मधुर जान पड़ता था। इन बातों पर मुग्ध होकर राजा साहब ने आदर के साथ रसिक बिहारी को अपना मुसाहिब बना लिया। राजा साहब बीए पास थे, उनमें मनमानी करने की सनक ना थी। बड़े आदमी होकर भी वह नियमित समय पर, यहाँ तक कि यथास्थान पर ही शयन भोजन आदि सब काम करते थे। रसिक बिहारी एकाएक आकर उनके लिए नशे के समान हो गया। रसिक का गाना सुनने में और उसकी एक्टिंग की आलोचना करने में अक्सर रसोई ठंडी हो जाने लगी। सोने के समय में भी व्यतिक्रम होने लगा। दीवान साहब कहने लगे, राजा साहब के स्वभाव में अगर कोई दोष है तो वह रसिक बिहारी पर रीझ छाना। रानी साहब स्वामी से रस भरे रूसने के भाव से कहती, ना जाने कहाँ से बला आ चिमटी, आप इसके फेर में पड़कर अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, ना जाने कब यह बला जाएगी। राजा साहब जवान स्त्री के मुख से ये बातें सुनकर मन ही मन खुश होते, हंसते थे, सोचते थे, औरतें जिसे प्यार करती हैं केवल उसी को जानती हैं। स्त्रियों के शास्त्र में यह बात नहीं लिखी है। जगत के अनेक गुणी लोग भी आदर गुण के पात्र हैं, जिसके साथ उनका गठबंधन हुआ है वही भूल। स्वामी को आने में अगर आधे घंटे की भी देर हो जाए तो उनके लिए असहनीय होता है। ना इसका कुछ ख्याल नहीं कि स्वामी के आश्रित पुरुष को दूर कर देने से उसे भोजन नहीं मिलेगा। स्त्रियों का यह विवेकहीन पक्षपात दूषित हो सकता है, लेकिन राजा साहब उससे कुछ नाखुश नहीं हुए। इसके बाद वह कभी कभी रसिक बिहारी की अधिक बड़ाई करके रानी साहब को जलाते और मन ही मन खुश होते थे। यह राजा रानी की दिल लगी रसिक बिहारी के लिए हानिकारक हुई। रानी के विमुख होने से रसिक बिहारी के खाने पीने के प्रबंध में गड़बड़ होने लगी। कई सौ के नौकर ऐसे आश्रित भले आदमियों के सदा खिलाफ रहते हैं। रानी का मुंह पाकर वे तरह तरह से रसिक बिहारी का अपमान करने लगे, उपेक्षा दिखाने लगे। रानी ने एक दिन पुतुआ, एक नौकर लड़के का है, से डांट कर कहा, तू कहाँ गायब रहता है, काम के वक्त पता नहीं रहता। उसने कहा, सरकार, राजा साहब के हुक्म से मुझे दिन भर रसिक बिहारी की ही सेवा में रहना पड़ता है। रानी ने कहा, तू भी बड़ा अहमक है, दिन भर वहां रहने की क्या जरूरत है, रोटी बनवा कर चला आया कर। दूसरे ही दिन से यह हाल हो गया कि रसिक बिहारी की रसोई में झूठन पड़ी भिनभिनाया करती थी। घंटों पुकारने पर भी पुतुआ का पता न चलता और एक एक चीज के लिए 100 बार कहना पड़ता था। अभ्यास ना होने पर भी रसिक बिहारी कभी कभी अपने हाथ से चौका बर्तन कर लेता था और कभी कभी रोटी ना बनाकर भूखा ही रह जाता था। इन बातों के लिए राजा साहब से शिकायत करना रसिक बिहारी के स्वभाव के विरुद्ध की बात थी। किसी नौकर से झगड़ा करके अपने अनादर का मौका उसने कभी नहीं दिया। इस तरह रसिक बिहारी का बाहर से आदर और भीतर से अनादर बढ़ने लगा। इधर सुभद्रा हरण नाटक की रिहर्सल चल रही थी। खेलने वाले लोग तैयार हो गए। दशहरे के दिन राजा साहब की बड़ी बारादरी में खेल हुआ। राजा साहब ने कृष्ण का पार्ट लिया और रसिक बिहारी ने अर्जुन का। अर्जुन का जैसा गला है वैसा ही रूप है, वाह वाह कहकर दर्शक लोग प्रसन्नता प्रकट करने लगे। सहेजी पर चिको में रानी साहब भी बैठी थी। रात को राजा साहब ने आकर रानी से पूछा, कैसा नाटक हुआ। रानी ने कहा, रसिक बिहारी तो खूब अर्जुन बना था, उसका चेहरा तो बड़े लड़कों का जैसा है और आवाज भी बड़ी अच्छी है। राजा ने दिल लगी के तौर पर कहा, और मेरा चेहरा क्या धोबियों जैसा है और आवाज भी बुरी है। अरे तुम्हारी तो बात ही अलग है, कहकर रानी फिर रसिक बिहारी की ही चर्चा करने लगी।
राजा साहब इससे भी अधिक जोश के शब्दों में रानी के आगे रसिक के गुण गा चुके हैं, लेकिन आज रानी के मुंह से उसकी इतनी सी प्रशंसा सुनकर उन्हें जान पड़ा कि रसिक में गाने बजाने का जितना गुण है उससे कहीं अधिक बढ़ाकर मूर्ख लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसका चेहरा क्या है और गले की मिठास ही क्या है। कुछ समय पहले राजा साहब भी इसी मूर्ख मंडली में शामिल थे, लेकिन एक ही दिन में उनकी विवेचना शक्ति इतनी बढ़ गई। दूसरे ही दिन से रसिक बिहारी के खाने पीने का अच्छा प्रबंध हो गया। रानी ने राजा से कहा, रसिक बिहारी को किसी अच्छे मकान में रखना चाहिए। बाहर की कोठरी में उसे तकलीफ मिलती होगी। हजार हो, वह भी तो रईस का लड़का है। राजा ने संक्षेप में रानी की बात उड़ा दी। कहा, हाँ। रानी ने अनुरोध किया, राजकुमार की पसंद के अवसर पर फिर एक बार नाटक होना चाहिए। राजा ने जैसे सुना ही नहीं। एक दिन राजा ने पुतुआ को इसलिए डांटा कि उसने अंगूठा क्यों नहीं छाटा। उसने कहा, क्या करूं, रानी साहब के गुम से दिन रात रसिक बाबू के पास रहना पड़ता है। राजा ने खफा होकर कहा, हिश, रसिक बाबू कहीं के नवाब है कि अपने हाथ से बर्तन नहीं मांज सकते। रसिक बिहारी का फिर वही हाल हो गया। रानी ने राजा से कहा, जहां आप बैठकर रसिक का गाना सुनते हैं वहां मैं भी चिक्की यार्ड में ऊपर के कमरे में रहना चाहती हूँ। मुझको रसिक का गाना अच्छा मालूम पड़ता है। राजा उसी दिन से पहले की तरह यथा समय शयन भोजन करने लगे। अब गाना बजाना नहीं होता। राजा साहब जमींदारी का कामकाज दोपहर को देखते थे। एक दिन जरा फुर्सत पहले ही मिल जाने के कारण राजा ने भीतर जाकर देखा, रानी साहब कुछ पढ़ रही हैं। राजा ने पूछा, वह क्या पढ़ रही हो? रानी ने कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने यह रसिक के गाने की किताब भेजकर मंगाई है। एक आध गाना याद करूंगी। तुम्हारा शौक तो एकदम जाता ही रहा। गाना बजाना तो सुनने को मिल नहीं सकता। उस समय रानी को किसी ने यह याद नहीं दिलाई कि बहुत पहले राजा साहब के इस शौक को जड़ से उखाड़ डालने के लिए चेष्टा किसने की थी। दूसरे ही दिन राजा ने रसिक बिहारी को विदा कर दिया। उन्होंने इस बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया कि यह दुर्दशाग्रस्त भले आदमी का लड़का कल क्या खाएगा। केवल इतना ही दुख रसिक बिहारी को नहीं हुआ, इतने दिनों पास रहने से रसिक बिहारी को राजा से सच्चा स्नेह हो गया था। तनख्वाह की अपेक्षा राजा का स्नेह उसके लिए कीमती हो गया था। रसिक बिहारी बहुत सोचने पर भी यह ना जान सका कि कौन ऐसी चूक पड़ गई जो राजा साहब इतना नाराज हो गए। एक लंबी सांस लेकर तंबूरे पर गिलाफ चढ़ाकर रसिक बिहारी चला गया और जाते समय बचे हुए दोनों रुपए उसने पुतुआ को इनाम में दे दिए।